हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉप में। देखिए, आज है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्लास 5। हम क्लास 1 से लेकर के 4 तक कवर कर चुके हैं, जिसको बिल्कुल सरल और आसान भाषा में समझा दिए हैं। यदि कोई स्टूडेंट आज पहली बार देख रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके लिए एक विशेष ऑफर है। ऑफर ये है कि आज ही आप टेलीग्राम लिंक से जाकर के जुड़ जाइए। टेलीग्राम लिंक से जुड़ने से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? वहाँ पे बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगा, फ्री टेस्ट मिलेगा और बिल्कुल फ्री क्लास मिलेगी। यानी हर चीज़ आपको फ्री मिलने वाला है। प्लस जब आप वहाँ पे देखिएगा लोगों को टेस्ट देते हुए, नंबर बेहतर लाते हुए, तो आपके अंदर में एक जोश जगेगा, यानी अंदर से आप मोटिवेट हो जाइएगा। प्लस जितना भी एनएम सिस्टर है चाहते हैं आपका टेक्निकल क्वेश्चन नहीं छूटे, तो आज ही हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए। पैसा एक भी नहीं लगता है। और टेस्ट लेने का तरीका क्या है ये भी जान लीजिए। तरीका, हम रात में 8:30 पे टेस्ट लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम सुबह 12 बजे से पहले यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर देते हैं। सुबह होता है टेक्निकल क्वेश्चन, ठीक है। और शाम में 5 बजे से पहले नॉन टेक्निकल क्वेश्चन, यानी आज दिन में 2 वीडियो आपका मिलता है। सुबह टेक्निकल क्वेश्चन और शाम में नॉन टेक्निकल क्वेश्चन, दोनों मिला करके रात में 8:30 बजे, ध्यान दीजिएगा, रात में 8:30 बजे टेलीग्राम पे टेस्ट लेते हैं। इससे क्या होगा, आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन दोनों एक ही बार में कवर हो जाएगा। और जब आप टेस्ट दे दीजिएगा तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस जग जाएगा। मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर, देखिए, पढ़ना और टेस्ट देना में अंतर होता है। जब आप टेस्ट दीजिएगा, जैसे पढ़ने के बाद क्या होता है कि लगता है ये इसका आंसर तो हम जान ही रहे हैं, इसका आंसर जान ही रहे हैं। लेकिन जब आप टेस्ट देने के लिए जाइएगा तो उस समय कन्फ्यूजन होने लगता है। इसलिए आपको टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। आप पढ़े क्या है, टेस्ट दीजिए। आज ही हमारे टेलीग्राम से लिंक से जुड़िए। कोई पैसा नहीं लगता है, सभी एनएम सिस्टर के लिए। और सुन लीजिए, बहुत कम ही टेलीग्राम में, कुछ दिन के बाद हम टेलीग्राम में सीट लेना बैन कर देंगे, क्योंकि उसमें रिजल्ट देना बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो रिजल्ट देने में हमको प्रॉब्लम होने लगता है। तो मौका गवाइए नहीं। सभी एनएम सिस्टर जितना भी अपने आसपास है सभी को बोलिए जल्दी से टेलीग्राम में जुड़ने के लिए, नहीं तो फिर बाद में हम बंद कर देंगे तो आप जुड़ नहीं पाइएगा, ठीक है। तो आज ही जो भी न्यू स्टूडेंट हैं आज ही टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। फिलहाल हम चलते हैं टाइम न गवाते हुए। पहला क्वेश्चन है, आज है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या क्लास 5 का पहला क्वेश्चन है, थंब सकिंग यानी अंगूठा चूसने के लिए निम्न में से कौन सा थेरेपी उपयोगी है? अंगूठा चूसने का क्या होता है ये जान लीजिए। जो बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद देखिएगा बहुत सारा बच्चे का आदत क्या होता है कि मुंह में अंगूठा ले लेता है। अब जब मुंह में अंगूठा लेगा तो वो तो आदत अच्छी तो नहीं है, उस आदत को छुड़ाना है। जैसे आपको हम दिखाते हैं पिक्चर में। और हाँ, यदि इनमें से आप आंसर जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ABCD है, आप जानते हैं तो ठीक है। अब चलते हैं। जैसे देख सकते हैं, इस बच्चे को मुंह में क्या ले रहा है, अंगूठा ले रहा है। क्या ये लेना ठीक है? नहीं, क्योंकि मुंह, देखिए, हाथ क्या रहता है, गंदा रहता है, इधर उधर छुआ और मुंह में ले लिया। कई तरह के बैक्टीरिया जा सकते हैं मुंह में, कई तरह, यानी बच्चे बीमार होने की संभावना ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए अंगूठा चूसने की तरीका को हटाने के लिए एक तरीका होता है जिसे हम एवर्जन थेरेपी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एवर्जन थेरेपी। देखिए, जैसे देखिए इस बच्चे को भी सो रहा है, सोते सोते जैसे मुंह में लग रहा है कि मैंने सोया हुआ है, लग रहा है एकदम दुनिया में मस्त है, ये चूस रहा है। क्या ये ठीक है? नहीं है। तो इसे छुड़ाना एक तरीका होता है जिसे एवर्जन थेरेपी कहते हैं। एवर्जन थेरेपी मतलब हुआ, हिंदी में यदि उसे कहा, देखिए, एवर्जन थेरेपी यानी हिंदी में इसे कहा जाए यदि तो अवतरण चिकित्सा या फिर मनोवैज्ञानिक, अवतरण चिकित्सा मनोवैज्ञानिक, यानी मनोवैज्ञानिक तरीका से इसके दिमाग के ऊपर इस तरह से काम करना है कि इसके ऑटोमेटिक इसके दिमाग में यह आ जाए कि मुंह में अंगूठा नहीं लेना है, ठीक है। तो कैसे इसको मनोवैज्ञानिक तरीका से इसको हटाना है, तो इसके लिए कुछ उपाय हम आपको बता देते हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक तरीका क्या है इसका ये जान लीजिए। मनोवैज्ञानिक तरीका ये है कि बच्चे को जो है खिलौना दीजिए। जब खिलौना दीजिएगा तो होगा क्या कि बच्चे को खिलौना, जैसे देखिए ये बच्चा क्या है, इसको खिलौना दिया है तो रात में उंगली लेना चाहिए, तो रात में क्या कर रही है, खिलौनों को पकड़ करके सोया हुआ। इससे बच्चे में क्या होगा, धीरे धीरे करके आदत छूट जाएगा। प्लस जब कभी भी दिन में ये उंगली अंगूठा ले मुंह में, तो उस समय माँ को क्या करना चाहिए, देखिए, माँ को बच्चे को जो बहलाते रहना चाहिए, जैसे कि खिलौना दे दिया, ये दे दिया, कभी ताली मरवाना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे धीरे धीरे करके मुंह में अंगूठा लेने का आदत छूट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये हुआ मनोवैज्ञानिक तरीका से हटाना कि मुंह से अंगूठा लेना क्या कर दे। एवर्जन थेरेपी यही होता है। एवर्जन थेरेपी यानी मनोवैज्ञानिक तरीका से बच्चे को क्या करना, मुंह से अंगूठा क्या करना
लेने से छुड़ाना चाहिए। मुंह में अंगूठा लेगा तो समझ लीजिए बच्चा बीमार होना तय है, क्योंकि गंदा कभी भी, देखिए अंगूठा हमेशा, हाथ तो साफ रहता नहीं है, अब बच्चे तो और नहीं साफ करते हैं, माँ कितना ध्यान देंगे, तो बच्चा जब मन होगा तब मुंह में अंगूठा लेंगे, तो इससे बच्चा क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। तो एवर्जन थेरेपी या फिर अवतरण चिकित्सा, हिंदी में अवतरण चिकित्सा कहते हैं। तो इसे क्या करना है, मनोवैज्ञानिक तरीका से, यानी इसके दिमाग के ऊपर असर देना है, प्लस ये भी करना है कि जिस दिन खिलौना दीजिएगा शाम में उसे मोटिवेट भी कीजिए कि देखिए आज आपने मुंह में, जैसे बच्चे को कहिएगा आज आप दिन भर मुंह में उंगली नहीं लिए, मतलब अंगूठा नहीं लिए, तो उसके लिए उसको कुछ गिफ्ट भी दीजिए। उसको लगेगा कि नहीं, यदि हम अंगूठा नहीं लेते हैं मुंह में तो मम्मी हमें गिफ्ट देती है, ठीक है। चॉकलेट फॉकलेट नहीं दीजिएगा, जैसे खिलौना वलौना तरह का गिफ्ट दे सकते हैं। इससे क्या होगा, वो धीरे धीरे करके जो है छोड़ देगा। दूसरा एक तरीका और होता है, जैसे बच्चा अंगूठा लेता है हमेशा, ये अंगूठा, इस पे कुछ ऐसा पदार्थ तीखा जैसा, कोई मतलब खराब चीज़ नहीं, तीखा पदार्थ जिससे कि बच्चा मुंह में ले तो उसको खराब लगे। ऐसा नहीं कि कोई दवा उवा देना, दवा उवा नहीं, कोई तीखा उखा जैसे नीम तीम होता है, हल्का हल्का घस दीजिए, जिससे कि थोड़ा यह मिर्च उर्च जैसा टाइप होता है, जैसे मुंह में लेगा तो उसे लगेगा कि बहुत खराब लगेगा। ये ऐसे तरीका ठीक नहीं है, लेकिन इसे भी अपना करके लोग जो है हटाता है। या फिर डॉक्टर के पास भी इसका कोई उपाय रहता है, डेंटल डॉक्टर के पास जब जाइएगा तो डेंटल डॉक्टर भी कुछ ना कुछ इसका उपाय बताएंगे। लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीका से हटाने का यही सबसे अच्छा बेस्ट है कि उसे खिलौना दीजिए, जब वो अंगूठा ले मुंह में तो उसे हाथ से ताली मरवाइए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे बच्चे जो है मुंह में उंगली लेना छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं टू द पॉइंट। तो अब समझ गए होंगे कि थंब शेकिंग यानी अंगूठा चूसने के लिए निम्न में से कौन सा थेरेपी उपयोगी है। तो एवर्जन थेरेपी यानी इसमें मनोवैज्ञानिक तरीके से जो है हटाया जाता है, बच्चे को उंगली लेने से छुड़ाया जाता है, ठीक है। या फिर अवतरण चिकित्सा भी कह सकते हैं इसे हिंदी में। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्न में से कौन लो बर्थ वेट के बारे में आपको बताए थे। लो बर्थ वेट मतलब हुआ जैसे कि बच्चा जन्म लिया, तो बच्चा जन्म के बाद सामान्यतः वजन होता है, जनरली वजन होना चाहिए 2.5 kg से 3 kg तक सामान्य रूप से। वैसे 3 kg से ज़्यादा भी थोड़ा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, 3.5 kg तक भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से 2.5 kg से लेकर के 3 kg तक का बच्चा होना चाहिए। अब 2.5 kg से भी कम बच्चा है तो ये समझ लीजिए वो लो बर्थ वेट में चला जाता है। लो बर्थ वेट में जो है, जो इसका क्राइटेरिया है लो बर्थ वेट का, 2.5 kg से कम यदि बच्चा पैदा लिया है तो समझ लीजिए वो क्या है, लो बर्थ में है। यदि इसमें से ऑप्शन आपका 4 दिया हुआ, इसमें से यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 kg यानी 2.5 kg से यदि कम बच्चा है तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, लो बर्थ वेट में जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता है। सामान्यतः होना कितना चाहिए, 2.5 kg से 3 kg तक सामान्यतः होना चाहिए, इससे मतलब एक संतुलित बच्चा हुआ। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि निम्न में से कौन सी स्थिति में टिटेनी रोग होता है। टिटेनी मतलब टिटनस। देखिए टिटेनी मतलब होता है टिटनस, जैसे आपको दिखाते हैं टिटनस रोग में होता क्या है, पहले ये जान लीजिए। देखिए टिटेनी रोग कहिए या फिर टिटनस कहिए या इसे धनुष टंकार भी कहिए, ठीक है, सब एक ही नाम है। तो यहाँ 4 सवाल दिया कि टिटनस रोग का कारण क्या है, A, B, C और D। यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहली बात तो जानते हैं टिटनस के बारे में। देखिए टिटनस एक संक्रामक रोग होता है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसमें होता क्या कि हाथ पैर जो है एकदम मुड़ जाता है, यानी ऐंठने लगता है, इस तरह से। देखिए धनुष टंकार इसको इसलिए कहते हैं कि शरीर देखिए एकदम धनुष की तरह जो है ना मुड़ जाता है टिटनस से, इसलिए धनुष टंकार रोग भी इसे कहा जाता है या फिर टिटेनी रोग भी कहा जाता है। और इसमें क्या आपको बताया कि हाथ पैर जो है एकदम ऐंठने लगता है, मुड़ने लगता है टिटनस के कारण। तो वही सवाल में दिया हुआ है कि टिटनस होने का कारण क्या है, ठीक है। तो चलते हैं हम टू द पॉइंट पे। टिटनस किस तरह का होता है रोग आप देख, तो टिटनस यानी टिटेनी रोग होने का कारण क्या है, ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है हाइपोकैल्शियम, हाइपर मैग्नीशिया, हाइपर कैल्शियम। अब देखिए हाइपर मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जैसे नहीं कहते हैं कोई लोग घर में गुस्साता है तो कहते हैं बहुत ज़्यादा हाइपर क्यों हो रहे हैं, हाइपर मतलब सुनो बहुत ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हैं। जहाँ पे आपको हाइपर लिखा हुआ है, हाइपर का मतलब होता है अधिक, ध्यान दीजिएगा, हाइपर का मतलब अधिक। नहीं कहते हैं घर में भी रहते हैं बहुत ज़्यादा आज देख रहे हैं आप हाइपर हो रहे हैं, मत होइए हाइपर। तो हाइपर मतलब होता है अधिक। हाइपो देखिए यहाँ पे लिखा है हाइपर, ध्यान दीजिएगा, हाइपर, ये हाइपर और हाइपो में दोनों में अंतर होता है। हाइपर और हाइपर में, हाइपो में अंतर होता है। हाइपो लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, हाइपो पो लिख दिया तो मतलब जैसे अवकर लगा दिया समझ लीजिए वो कम हो गया, नहीं वो डंटा लगा दिया मतलब उसका टेम्परेचर घट गया,
ऐसे दिमाग में याद रखिए। तो जहाँ पे हाइपो लिखा हुआ है यानी वो डंटा ऊपर करके खड़ा कर दिया है, समझिए उसमें उसका मतलब है कम के बारे में कह रहा है, ठीक है। और हाइपर, हाइपर यानी 4 गो वर्ड वाला हो गया तो समझ लीजिए कि है अधिक वाला। ऐसे भी जनरली वर्ड में बोलते हैं हाइपर, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम आपको इस तरह से बता देते हैं, ठीक है। तो हाइपो का मतलब होता है कम, जिसमें पोल लगा दिए, वो डंटा लगा दिया, डंटा किसी के पास लाइएगा तो अपने उसका गर्मी ठंडा आ जाता है, इसमें डंटा लगा दिया समझ लीजिए उसका कम हो गया। हाइपर डंटा उंटा लगले नहीं है, ऐसे मतलब समझ लीजिए गर्म में है, ठीक है। तो कहता है कौन सी स्थिति में टिटेनी रोग होता है, यानी टिटेनी टिटनेस यानी धनुष्टंकार रोग होता है। ये हाइपोकैल्शियम यानी कैल्शियम के कमी के कारण जो है टिटनेस रोग होने की संभावना होता है, यानी हाइपो यानी कम कैल्शियम के कारण, ठीक है। तो हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम की कमी के कारण क्या रोग होता है, टिटनेस रोग होता है। हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे कहता है निम्न में से कौन सा फैक्टर बच्चे के विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है, यानी बच्चे को जो विकास हो रहा है उसमें कौन सा फैक्टर है 4 जिसमें कि बच्चे को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। पहला है माता पिता के फिनोटाइप। देखिए एक होता है फिनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप ऐसा होता है जो आनुवांशिक रूप से वो होता है, वो दिखता नहीं है, और फिनोटाइप क्या होता है, वो दिखता है। जैसे माँ काला है, ध्यान दीजिएगा, माँ काला है, बाप गोरा है, ध्यान दीजिएगा, बाप गोरा है, माँ काला है, तो देखिएगा बच्चा में से दोनों का कोई ना कोई गुण हो जाता है। या फिर क्या माँ गोरी हो, बच्चा गोरा हो जाता है, बाप काला भी है लेकिन माँ क्या होती, बच्चा क्या होता है, गोरा होता है, तो उसका एक प्रत्यक्ष आ गया। या फिर माँ नौटी है, ध्यान दीजिएगा, या पिता नटा है, तो उस कंडीशन में भी देखिएगा कि बाप का गुण आ जाता है, जो दिखने लगता है, जो दिखने वाला गुण है, जैसे कलर हुआ गोरा काला ये भी दिखता है, हाँ उसका हाइट देखिए ये भी दिखता है, ठीक है। या फिर कभी कभी देखिएगा शरीर के यदि माँ का माना हाइट ज़्यादा माना फेट है तो बच्चे में भी उस तरह का दिखने के लिए जो दिखता है प्रत्यक्ष रूप से, समझे, खास करके दिखने वाला हाइट को लेकर के। नहीं कहता नट्टा का बेटा नट्टे है, ठीक है, मोटकी का बेटा मोटके, इस तरह का कभी कभी देखने के लिए मिलता है। या फिर माँ बाप, माँ और पिता गोरा काला है, तो उस कंडीशन में भी देखिएगा बच्चे में कोई न कोई गुण एक आ जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। तो जो गुण प्रत्यक्ष रूप से दिखता है उसे फिनोटाइप कहते हैं। तो ये तो बच्चे को प्रभावित करता है भाई। फिनोटाइप का मतलब होता है दिखना, माँ बाप का जो गुण एकदम प्रत्यक्ष रूप से आगे में दिख रहा है, सूर्य सीधे देखे, अरे भाई तो फलाना का बेटा लग रहा है, ओकरे जैसा शकल अकल मिल रहा है, गोरा है बप्पा तो बप्पो गोरा है, बेटवो देखो गोरे है, मतलब वो दिख रहा है। और जबकि जीनोटाइप दिखता नहीं है, बस में लिए प्रत्यक्ष वो नहीं होता है। तो ये तो कह सकते हैं कि बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर तो ये होगा। बच्चे में लिंग, आपको पता होगा बच्चे का लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर होता है। तो ये तो आप जानते हैं कि बच्चा का लिंग किसके ऊपर होगा, पिता के गुणसूत्र पर होगा। क्यों, क्योंकि माँ में ऑलरेडी एक्स एक्स होता है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं है। पिता में एक्स और वाई होता है, ध्यान दीजिएगा। यदि पिता का एक्स आ गया इसमें तो बेटी हो जाएगा, अब पिता के यदि वाई आ गया तो बेटा हो जाएगा, समझ रहे हैं। इनमें से कोई एक आएगा, तो एक यदि मान ली एक्स आया तो बेटी, और वाई आया तो बेटा। तो समझ लीजिए किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी पूरा लिंग का निर्धारण पिता के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो भैया ये तो कह सकते हैं आपकी जो है प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को प्रभावित करता है। आगे गुणसूत्रीय असमानता, आप ये जानते हैं कि यदि देखिए माता और पिता का दोनों का गुणसूत्र जाएगा, आधा आधा दोनों को जाएगा, ठीक है, आधा आधा दोनों को जाएगा। तो गुणसूत्र में जाने में यदि गड़बड़ हो गया, बात समझिए, गुणसूत्र जाने में यदि गड़बड़ हो गया, 44 प्लस एक्स एक्स मिलना चाहिए लड़की होने के लिए, 44 प्लस एक्स एक्स मैंने लड़की ने मैंने लड़की की तरफ जाना, 44 प्लस एक्स दोनों मिला करके हुआ 44 प्लस एक्स एक्स होना चाहिए। यदि एक गुणसूत्र गायब हो गया तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और 45 होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम, जो महिलाओं में अक्सर होता है, ठीक है। और यदि गुणसूत्र बढ़ गया, होना चाहिए सामान्यतः कितना, 46, जनरली होना कितना चाहिए 46, एक घटा 45 हो गया टर्नर सिंड्रोम, एक ज़्यादा हो गया तो डाउन सिंड्रोम या क्लिनी फिल्टर हो गया, 47 होता है तो डाउन सिंड्रोम या फिर क्लिनी फिल्टर होता है, ठीक है। तो क्या गुणसूत्र पे डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। ये भी आप देखें, फिनोटाइप देखें, माँ बाप का कोई न कोई गुण एकदम सीधा दिखता है बच्चे में। दूसरा लिंग निर्धारण भी देखें, गुणसूत्रीय असमानता भी देखें, ठीक है। अब कहता पिता के व्यवसाय, क्या ये बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है।
आप कभी नहीं कह पाइएगा कि पिता का जो व्यवसाय है वही बच्चे करें, क्योंकि बच्चा के जन्म लेने के बाद बाप से सीखता है वो व्यवसाय के लिए। ये तो बाप बेटा व्यवसाय कर भी सकता है या फिर कोई सरकारी जॉब में भी जा सकता है, बात समझे ना। तो वो असर नहीं पड़ता, वो बाहर में वातावरण में आने के बाद वो सीखेगा तब उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा। तो इसलिए बच्चे के विकास में प्रत्यक्ष रूप से पिता के व्यवसाय का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि किस उम्र में एक बच्चा सर्वप्रथम सहारे के साथ बैठना शुरू कर देता है। ध्यान दीजिएगा, किस उम्र में एक बच्चा सर्वप्रथम सहारे के साथ, मतलब समझे उसको एक सहारा चाहिए, सहारे के साथ बैठना शुरू कर देता है। यदि इसका आंसर आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ए बी सी और डी दिया हुआ है, यदि नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं। देखिए कहता है किस उम्र का एक बच्चा सर्वप्रथम सहारे के साथ, मतलब थोड़ा सा सहारा दीजिएगा तो वो बैठ जाएगा। ठीक है, तो 5 माह का जो बच्चा होता है उसे थोड़ा सा सहारा आप दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो किस उम्र के बच्चे सर्वप्रथम सहारे के साथ बैठने लगता है, तो 5 माह पर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहता है यदि एक गर्भवती माँ मैक्सिडेमा से ग्रसित है तो उसके अंदर पल रहे शिशु पर क्या क्या प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। देखिए मैक्सिडेमा, पहली बात तो समझ लिए मैक्सिडेमा से प्रभावित माँ क्या होता है। यदि माँ मैक्सिडेमा से प्रभावित है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर में जो थायराइड ग्रंथि है वो सही से काम नहीं कर रहा है, बहुत कम काम कर रहा है, स्लो स्लो, यानी गलकंड भी जिसको कहते हैं, गला से संबंधी बीमारी होता है, थायराइड गला में पाया जाता है, गलकंठ भी कहा जाता है अलग अलग जगह पे। तो यदि कोई माँ गर्भवती है, समझ लीजिए, ठीक है, और उसका थायराइड ग्रंथि सही से काम नहीं कर रहा है तो वो माँ मैक्सिडेमा से प्रभावित हो जाता है। और यदि माँ मैक्सिडेमा से प्रभावित है तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं क्या बच्चे में थायराइड हार्मोन सही से जा पाएगा, बच्चे में थायराइड हार्मोन सही से काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वही कहता है कि यदि एक माँ मैक्सिडेमा से ग्रसित है तो उसके अंदर पल रहे शिशु के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके अंदर थायराइड हार्मोन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि माँ का जो थायराइड है वो न्यून, मतलब काम लगभग न के बराबर करता है, बहुत कम काम करता है। जब वो काम ही थायराइड ग्रंथि से ही थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन ही नहीं निकलेगा तो उस कंडीशन में बच्चे को जो है थायराइड हार्मोन का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए है कि जिस क्षेत्र में इस तरह का बीमारी है वहाँ पे आयोडीन युक्त जो है भोजन करना चाहिए, जिससे कि माँ को जो है आयोडीन मिल सके, और जब आयोडीन मिल जाएगा तो बच्चे को थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैक्सिडेमा से यदि ग्रसित है माँ तो उसके अंदर में थायराइड हार्मोन की क्या हो जाएगी, कमी, क्योंकि इसका थायराइड ग्रंथि जो है वो काम सही से नहीं करने लगता है, और जब काम सही से नहीं करेगा, बहुत कम धीरे धीरे काम करता है, तो बच्चे में जो है थायराइड हार्मोन का क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इसके बारे में आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए न्यूनेटल सेप्टिमिया यानी नवजात सेप्टिमिया से ग्रसित नवजात में ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपके नंबर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से बहुत इजी है। देखिए यदि जानते तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। देखिए होता क्या है, पहले इसे समझते हैं कि न्यूनेटल सेप्टिमिया होता क्या। देखिए न्यूनेटल सेप्टिमिया जो है ये बैक्टीरिया के संक्रमण से ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है। जब ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम जो है न्यूनेटल सेप्टिमिया कहते हैं। यदि इससे ग्रसित बच्चा है और उसका ब्लडिंग रुक नहीं रहा है, ब्लड जब उसका कहीं कट फट गया और ब्लडिंग उसका नहीं रुक रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि विटामिन के का जो है इंजेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि विटामिन के का काम क्या होता है, ब्लड को क्या करना, थक्का करना। ठीक है, और वैसे ये बीमारी जब हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है, और जब ब्लड इन्फेक्शन होता है तो उसमें जो थक्का कराने वाला पदार्थ है वो थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है। जब काम सही से नहीं करेगा तो ब्लड क्या होगा, थक्का होगा नहीं, तो इसलिए उसमें जब आप इंजेक्शन विटामिन के का दीजिएगा तो ब्लड जो क्या हो जाएगा, थक्का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा इसमें कि न्यूनेटल जो सेप्टिमिया है इसमें होता क्या है कि आपको पता है कि ये बैक्टीरिया संक्रमण रोग होता है,
और अक्सर ये नवजात में होता है। अब नवजात में होने का कारण क्या होता है कि नवजात की उतनी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट नहीं रहता है, उतनी मजबूत नहीं रहता है जिससे कि वो बच सके। नवजात पे ज़्यादा ये अटैक करता है, खास करके ई कोलाई, जो बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई इसको खास करके ज़्यादा जो है प्रभावित करता है। इससे ब्लड जा करके संक्रमित हो जाता है, और जब ब्लड संक्रमित हो जाता है तो जब ब्लीडिंग हो जाएंगे तो उस समय ब्लीडिंग में जो है दिक्कत आने लगता है। तो ब्लीडिंग को जमाने के लिए, रोकने के लिए इसे इंजेक्शन दिया जाता है विटामिन के का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कंगारू मदर केयर से क्या फायदा होता है। पहले आप कंगारू को देख लीजिए, तब आप समझ में आएगा कंगारू मदर केयर क्या होता है। हमें उम्मीद है कि इसे अच्छी तरह से आप जानते होंगे। थोड़ा सा फिगर पे चलते, देखिए यहाँ पे ये है मदर और ये है बच्चा। देखिए स्किन टू स्किन टच है, देख रहे हैं, स्किन टू स्किन यानी माँ और बच्चे का स्किन देख रहे हैं, टच है। ये है कंगारू, यानी इसी तरह से मनुष्य में भी माँ और बच्चे का स्किन टू स्किन टच रहना चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे, कंगारू मदर। जैसे हम आपको फिगर दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे माँ के साथ बच्चे अटैच हैं एकदम, यानी इससे होता क्या है कि माँ और शिशु के बीच स्किन टू स्किन कनेक्ट रहता है, जिसे हम कंगारू मदर केयर कहते हैं। कंगारू मदर केयर करने का मतलब हो गया कि माँ और बच्चे का स्किन क्या होना चाहिए, आपस में टच होना चाहिए। इसमें फ़ायदा क्या होता है ये जान लीजिए। इसमें माँ अपने शिशु को अपने सीने से लगा करके रखती है, और इस तरह से स्पर्श से न केवल माँ और बच्चे के बीच स्नेह यानी प्यार बढ़ता है, बल्कि शिशु को भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। ज़बरदस्त ये तरीका है, इसलिए माँ को ये माना ये कहते कंगारू मदर केयर ये जरूर रखना चाहिए इस तरह से बच्चे को, इससे बहुत ही फायदा होता है। ठीक है, अब वही फायदा के बारे में आपको ऑप्शन दिया हुआ था, अब देखते हैं। अब देखिए इसमें से ऑप्शन दिया है कि तापमान को बनाए रखता, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी दूध पिलाने में मददगार होता है। माँ और शिशु के बीच अपनापन बढ़ता है, यानी स्नेह प्यार बढ़ता है। उपयुक्त क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि किस उम्र के एक बच्चे बिना सहारे के बैठ सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, एकदम टेस्ट की तरह आप दीजिएगा, लगे कि हम नहीं जान रहे हैं या फिर जान रहे हैं, तो ऑप्शन का आंसर हम दे दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो किस उम्र के बच्चे बिना सहारे के जो है बैठ सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। 8 माह के बच्चे, ध्यान दीजिएगा, 8 माह के बच्चे बिना सहारे जो है खड़ा हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है, एक नवजात में 1 से 5 मिनट का अपगार स्कोर 4 है, तो कौन सा कार्य अनुपयुक्त है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा कार्य अनुपयुक्त। देखिए अपगार क्या होता है, बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो बच्चा के जन्म के बाद जो उसकी एक्टिविटी होती है उस आधार पे जो है इसको मापा जाता है और स्कोर दिया जाता है। ठीक है, और बाकी अपगार के बारे में अगले वीडियो जब लाएंगे तो और डिटेल से हम आपको समझा देंगे। तो फिलहाल समझिए कि एक नवजात में 1 से 1 व 5 अपगार स्कोर 4 है, तो कौन सा कार्य अनुपयुक्त है। ठीक है, तो कौन सा कार्य अनुपयुक्त है, यदि आप जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं जान रहे तो हम आपको बता देते। 4 ऑप्शन में से आप यदि जानते हैं तो कमेंट जल्दी से करके बताइए, और नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। श्वसन मार्ग को मेंटेन रखना, यह कार्य अनुपयुक्त है। यदि बच्चे का, देखिए नवजात में 1 व 5 मिनट पर अपगार स्कोर 4 है, ध्यान दीजिए 1 व 5 मिनट पर अपगार स्कोर 4 है, तो कौन से कार्य अनुपयुक्त होगा, श्वसन मार्ग को मेंटेन रखना। ठीक है, और हाँ, जो भी न्यू स्टूडेंट हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं फिर।